एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जी हां, आज है डीपीपी डिस्कशन नंबर 5। चलिए 5वीं डीपीपी को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कह रही है ये? वेक्टर एनालिसिस का 5वां डीपीपी है। अ वेक्टर ए इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या होता है भाई? बताओ। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब हम लोगों ने इसको क्या कितना घुमा दिया? 360 डिग्री घुमा दिया। वेक्टर ए ऐसा जा रहा था भाई, वेक्टर ए कुछ इस तरीके से जा रहा था, हमने इसको क्या कर दिया? पूरा ऐसे 360 रोटेट करा दिया। अगर 180 कराते, पाई कराते तो माइनस हो जाता। फिर से घुमा करके सेम ही डायरेक्शन में भेज रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो कभी बदलता नहीं भाई, डायरेक्शन बदली नहीं है तो कुछ कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे? ना तो ये 2a होगा, ना तो a होगा, ना तो a/2 होगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ गया है? एक चाइल्ड आ गया है। फिजिक्स में ऐसे चाइल्ड बंदर बंदर आते रहते हैं, ये तो फिजिक्स है भाई, सबको ही आता जाता है। ठीक है, चलो। अ चाइल्ड पुल्स अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। कोई बच्चा है वो एक बक्से को, एक बॉक्स को 200 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। सोए आराम से, क्या मतलब है? बॉक्स को पुल कर रहा है और जो एंगल दिया गया है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, देन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। अरे भाई कितना बच्चों वाला सवाल हमसे कोई पूछ लिया गया। तुम लोग भी कहोगे सर इसको भी डिस्कशन कराना पड़ रहा है क्या? चलो भाई ध्यान से देखो। तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा। चलो मैं बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं बॉक्स हमारा यहाँ पर है, ये फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पर लग रहा है जिससे वो पुल कर रहा है। यहाँ पर एंगल हो गया 30 डिग्री। अगर हम लोग कंपोनेंट ड्रॉ करें तो दो कंपोनेंट होंगे डेफिनेटली। एक कंपोनेंट इधर होगा जिसे हम लोग fx लिख सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर होगा जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? fy लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको रटाया था, हमेशा के लिए बताया था क्या? जो जो किसके साथ जुड़ा हो? एंगल के साथ जुड़ा हो। यहाँ पे देखिए fx एंगल के साथ जुड़ा है कि fy एंगल के साथ जुड़ा है? तो डेफिनेटली fx एंगल के साथ जुड़ा है। तो जो एंगल के साथ जुड़ा होगा वही हमेशा क्या होगा? कॉस कंपोनेंट। तो fx क्या बन जाएगा? f cos थीटा और fy क्या बन जाएगा आपका? f sin थीटा। चलो अब डायग्राम रफ कर देता हूं, समझाने के लिए बनाया था। f की वैल्यू कितनी बताया है? 200 cos थीटा की वैल्यू कोसाइन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे f की वैल्यू कितनी बताया है? 200 और sin थीटा की वैल्यू साइन ऑफ 30 डिग्री। देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये वैल्यू कितनी आ गई? 100 न्यूटन की आ गई। cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? तो 200 और यहाँ पे आती है √3/2। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो समथिंग 100 और √3 मिल जाएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये आ जाएगा 173.2 न्यूटन, समथिंग ऐसा आ जाएगा। तो fx मतलब x कंपोनेंट 173 के आसपास है, y कंपोनेंट 100 के आसपास है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 1 वाला सही हो गया। अब प्लीज बच्चा कोई ऐसा सवाल ना पूछना कि सर 173 प्लस 100 करेंगे तो 273 हो गया, फोर्स तो 2 ही 100 का था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बेटा वेक्टर सम है, ये वो वाला नहीं है कि 4 ब्रेड थी तो 2 ब्रेड तुमको दे दी गई, 2 ब्रेड तुमको दे दी गई थी। तो कोई ऐसे सवाल आप लोग कृपया करके मत पूछ लीजिएगा। अगर मन में होंगे तो मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर सम है, ऐसा इसमें नहीं चलता है कि बराबर बराबर ही बटेगा या दोनों को सम करेंगे तो इक्वल ही आएगा। जैसे याद करो 3 + 4 ये 7 होता है, लेकिन 3 - 4 क्या होता है? 1 होता है, या -1 तुम कहोगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखा जाए तो 1 ही होता है। और अगर 3 और 4 दोनों क्या हो रहे हो? परपेंडिकुलरली लग रहे हो तो इनका सम कितना होता है? 5 ही होता है। तो 1 से 7 के बीच में जा सकता है, 1 से 7 के बीच में जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कंपोनेंट बन गया, कंपोनेंट क्या बन गया? 173 और 100। तो 173 और 100 को ऐड करेंगे तो वो 73 से 273 के बीच में जा सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज। क्या कह रहा है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज मतलब जो यहाँ वेक्टर था, वेक्टर क्या था? 200। 200 क्या है? कोई वेक्टर है, वेक्टर का कंपोनेंट कह रहा है क्या? इज लेस देन और इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, या फिर नन ऑफ दिस। अच्छा देखो, या तो ये इट्स लेस देन और इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, यही हो सकता है। ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा होने की कोई संभावना नहीं है। हमेशा बराबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा मैंने कहा है? क्योंकि देखिए जो कंपोनेंट है fx या फिर fy, चाहे आप जिसको भी ले लीजिए, जनरली हम x को cos के थंब में लेते हैं, तो fx इज cos थीटा और fy इज f sin थीटा। तो ध्यान से अगर आप सोचिए sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू ये हमेशा 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, हमेशा 1 से क्या है? छोटी। ये वैल्यूज हमेशा 1 से क्या है? छोटी हैं। हाँ, एक ही कंडीशन के लिए 0 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब cos 0 sin 90 के लिए 1 होती है, तो उस सिनेरियो में बराबर हो सकती है। तो या तो हमेशा ये छोटी होंगी या तो बराबर हो सकती हैं, इसके अलावा कोई यहाँ पर चारा, कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। चलिए
A displacement vector at an angle of 30 degree with y axis has an x component of 10 units, then the magnitude of the vector is। भाई क्वेश्चन आराम से पढ़ो फिर से। कह रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका 30 डिग्री एंगल है किसके साथ, y एक्सिस, जिसका कंपोनेंट x कंपोनेंट कितना दे दिया गया है, 10 यूनिट का दे दिया गया। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा a था जिसका एंगल y एक्सिस से 30 डिग्री था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ax हो गया, ये ay हो गया। क्या हो गया भाई, ax हो गया और ay हो गया। ax आपको 10 दे दिया है, ax आपको कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हमसे वेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। अब आप बताओ क्या यहाँ पर x एंगल के साथ जुड़ा है कि y एंगल के साथ जुड़ा है। जाहिर सी बात दिख रहा है y जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि y जुड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि y जुड़ा हुआ है इसका मतलब ax यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax डेफिनेटली आ जाएगा a साइन ऑफ थीटा। चलो ax की वैल्यू 10 दिया गया है, यहाँ पे a लिख देते हैं और थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, साइन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री बोला है, हाँ 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, a मल्टी डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ से 2 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अगर आपसे ay पूछता तो हम टेंजेंट भी लगा सकते थे क्योंकि tan थीटा रिलेशन बनाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। A displacement vector r has a magnitude of 25 meter, makes an angle of 210 degree with the x axis। चलो भाई अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये हमारा x axis हो गया। अब कह रहा है 210 डिग्री, 210 डिग्री। सोचो 210 कब बन सकता है, x एक्सिस पे अगर आप सोचो, हम एक बार पूरा ऐसे कंप्लीट रोटेशन ले तो 180 डिग्री का बनेगा। इसके अलावा भी 30 डिग्री एक्स्ट्रा, तो ये एंगल हो गया आपका कितना, 30 डिग्री। ये आपका आर वेक्टर दिया गया है, ये आपका क्या दिया गया है, आर वेक्टर दिया गया है विद द एक्स एक्सिस। देन इट्स वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड हो जाएगा क्या, डेफिनेटली डाउनवर्ड हो जाएगा। इधर एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं ये हो गया आर कोसाइन 30 डिग्री जो कि आर एक्स होगा। क्यू 30 लिखा गया है क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए कॉस का कंपोनेंट है, और ये आ जाएगा क्या, आर साइन ऑफ 30 डिग्री। डेफिनेटली डाउनवर्ड है तो नेगेटिव आना ही आना है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आप माइनस लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी गई, 25, तो 25 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 12.5 विद द नेगेटिव। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट नहीं पूछा गया था। केवल मैग्नीट्यूड कह देता तो हमें नेगेटिव लगाने का कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्शन बताता है नेगेटिव, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 एंड 7। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन द वैल्यू ऑफ सी। अच्छा ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 1। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, अंडर द रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25, 0.25 बोलना चाहिए। 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 प्लस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा आपका 0.25 प्लस 0.64, ये आ जाएगा 0.628549 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको सी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस 0.89 और सी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.11। सी इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर द रूट ऑफ 0.11। देखिए अंडर द रूट ऑफ 0.11, दैट्स द आंसर, दैट्स इट। कितना आसान सवाल आपको डीपीपीज में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 3i प्लस 2j प्लस k। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, मान लेते हैं अगर ये वेक्टर a था तो मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करिए प्लस 2 का स्क्वायर करिए प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ये आ गया, कितना आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, 1 का 1 ही रहा है। 9 प्लस 1 9 प्लस 4 13 और प्लस 1 कितना हो गया 14, अंडर रूट ऑफ कितना आ गया 14। ऑप्शन नंबर 3। तो ये था डीपीपी 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि आपको एकदम विधिवत अच्छे तरीके से समझा दिया गया। अब आप नेक्स्ट वीडियो देखिए और अगली डीपीपी को खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर डीपीपी 6 को आप लोग सॉल्व करिएगा और उसके सॉल्यूशन को देखिएगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं।